हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लॉट टू के सारे क्वांट के क्वेश्चन इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत अबाउट क्यूबिक इक्वेशन। मैं जल्दी से कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। ये अगर क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और रूट्स मैंने इसके ले लिए अल्फा बीटा गामा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट्स होंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ डू वी फाइंड सम ऑफ रूट्स। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस ऑफ बी बाय ए। ऐसी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज माइनस ऑफ डी बाय। बस इसको यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। इट इज गिवन दैट आर एंड सी आर रियल नंबर्स एंड टू रूट्स आर गिवन आर एंड माइनस आर, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ओके, सो यूजिंग सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? दो रूट्स तो गिवन है आर और माइनस आर, थर्ड रूट को लेट से मैंने मान लिया अल्फा। तो कहने से सम ऑफ रूट्स दैट मींस आर प्लस माइनस ऑफ आर प्लस अल्फा, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बाय 5। तो देखो यहां से डायरेक्टली एक चीज आ गई कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बाय 5। तो इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा। ऐसी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो मतलब आर इंटू माइनस आर स्क्वायर हो गया, प्लस आर इंटू अल्फा प्लस माइनस आर इंटू अल्फा, सो दैट इज माइनस आर अल्फा। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10/5। तो यू कैन सी आर अल्फा माइनस आर अल्फा गेट्स कैंसिल्ड आउट, राइट? ये नेगेटिव और नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। ओके, दिस इज द अनदर रिलेशन विच वी हैव नाउ यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो आर इंटू माइनस आर इंटू अल्फा, सो दैट इज माइनस ऑफ आर स्क्वायर अल्फा, this will be equal to minus of 9/5, which gives us r square alpha is equal to 9/5। r square की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं, राइट, so I'll get 2 alpha is equal to 9/5, which gives alpha is equal to 9/10। now students, we have the value of alpha which is 9/10, और मुझे निकालनी है c की वैल्यू, तो मैं इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा। I'll have 9/10 is equal to minus of c by 5, which will give c is equal to, okay, let me write it here, c is equal to minus of 9/2। so c is equal to minus 9/2 is the correct answer, option D। okay, I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। let's see the next question now। okay, now this might look tough to you, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर थोड़ा मुश्किल था। Okay, there are two containers of the same volume. First container is half filled with sugar and the second container is half filled with milk. Half the content of first container is transferred to the second container, then half of this mixture is transferred back to the first container. Again, half of the content of first container is transferred back to the second container. तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है, तीन बार ये प्रोसेस हो रहा है। half of the first container is transferred to the second container, then half of the second is transferred to the first, then again half of the first is transferred to the second। तो प्रोसेस तीन बार हो रहा है, और आप देखो तीनों बार हमें क्या लेना पड़ा, तीनों बार हमें हाफ 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 लेना पड़ रहा है। देखो बेस क्या रहेगा कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों कंटेनर्स की जो क्वांटिटी है वो है 16। तो मैंने कंटेनर 1 कंटेनर 2 दोनों की वैल्यूज को 16 ले लिया। अभी कंटेनर 1 हाफ फिल्ड विद शुगर है, तो इसमें शुगर 8 है, और कंटेनर 2 हाफ फिल्ड विद मिल्क है, तो इसमें मिल्क 8 है। ओके, अब पहली बार क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर, तो कहने से यहाँ शुगर 4 बच जाएगा, यहाँ मिल्क ऑलरेडी 8 था और अब शुगर भी 4 हो जाएगा। ये तो इजी है, पहला स्टेप हो गया। अब देखो जब वो कह रहे हैं कि सेकंड कंटेनर का आधा फर्स्ट कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे, बस आपको एक चीज समझनी है, अगर हम हाफ ऑफ द कंटेनर ट्रांसफर कर रहे हैं
तो हाफ ऑफ द मिल्क विल कम आउट, हाफ ऑफ द शुगर विल कम आउट। अगर आप पूरे मिक्सचर का आधा निकाल रहे हो तो मिल्क का भी आधा बाहर आएगा, शुगर का भी आधा बाहर आएगा। So can I say from here milk 4 will come out and sugar 2 will come out. Milk 4 will come out, sugar 2 will come out. तो यहाँ मिल्क आ जाएगा 4, शुगर 2 will come out, तो शुगर ऑलरेडी 4 था, 4 + 2 शुगर नाउ विल बी 6। क्योंकि हमने आधा बाहर निकाला तो मिल्क आधा बच जाएगा, शुगर भी आधा बच जाएगा, सो दैट इज 2। सो दीज आर दी वैल्यूज आफ्टर दी सेकेंड ट्रांसफर। अब क्या हो रहा है, अब फर्स्ट कंटेनर का आधा सेकंड कंटेनर में जाना है, तो सेम लॉजिक। तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा। मिल्क 2 विल कम आउट, सो मिल्क हियर विल बिकम 6 एंड शुगर 3 विल कम आउट, सो शुगर इन द सेकंड कंटेनर विल बिकम 2 + 3 दैट इज 5। अगर आप देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि शुगर और मिल्क का रेशियो सेकंड कंटेनर में, तो शुगर और मिल्क का रेशियो सेकंड कंटेनर में, सो दैट इज 5:6। 5:6 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सी देखो शुगर और मिल्क का रेशियो पूछा गया, ऑप्शन में यहाँ 6:5 गिवन है, बट इट शुड बी 5:6। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now here they have given regular polygons A and B. They have the number of sides in the ratio of 1:2. Interior angles in the ratio of 3:4. Then the number of sides of B. देखो इसमें बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। देखो एक तो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स? होता है n-2 इंटू 180, n-2 into 180। This is sum of all the interior angles, n is the number of sides। तो एक इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। सो ईच इंटीरियर एंगल, let me write it here, each interior angle will be equal to n-2 into 180 divided by number of sides। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, या आप इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा। सो आई विल गेट 180 माइनस 360/n। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे याद रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नंबर ऑफ साइड्स को मैंने मान लिया x एंड 2x, नंबर ऑफ साइड्स को मैंने ले लिया x एंड 2x। बस अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो each interior angle for polygon A, that would be number of sides, that is x minus 2 into 180 divided by number of sides। Number of sides x है polygon A की। So this is each interior angle in polygon A। ऐसे ही each interior angle in polygon B क्या हो जाएगा? Number of sides 2x minus 2 into 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स। देखो इन दोनों का रेशियो हमें पता है, इन दोनों का रेशियो हमें पता है, विच इज गिवन टू अस एज 3/4। देखो देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। 180 भी कैंसिल हो गया, करेक्ट। एक्स और एक्स भी कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं 2 और 2 कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा x-1। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस थिंग, x-2 बाय x-1 इज इक्वल टू 3/4। बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। यू हैव x इज इक्वल टू 5, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ b। तो b की नंबर ऑफ साइड्स कितनी? ट्वाइस ऑफ x, सो आंसर विल बी ट्वाइस ऑफ 5, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इट इज गिवन there are 100 particles in a laboratory experiment on day n where n is equal to or greater than 2, out of 1 out of every n produces another particle। Total number of particles increases to 1000 on day m, then m equals to what? देखो एक चीज तो गिवन है कि डे 1 पे देयर वर 100 पार्टिकल्स। अगर n की जगह 2 पुट करें तो क्या मतलब होगा? अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं दैट मींस
ऑन डे 2 1 आउट ऑफ एवरी 2, 1 आउट ऑफ एवरी 2, तो 1 आउट ऑफ एवरी 2 का मतलब क्या हो गया, 100 का हाफ, विच कम्स आउट टू बी 50. दैट मीन्स 1 out of every 2, that means 50 particles will produce another particle. इनमें से 50 ऐसे हैं जो एक पार्टिकल और प्रोड्यूस करेंगे. सो बेसिकली कहने से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बिकम 100 प्लस 50, दैट इज 150. दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन डे 2. ऐसे ही अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं तो मतलब क्या हो गया, डे 3 में क्या होगा, 1 आउट ऑफ एवरी 3. So 1 out of every 3, there are 150 particles. So that means 150 ka 1/3, which is equal to 50. That means again 50 new particles will be produced. So 150 will increase by 50. That will become 200. ऐसे ही अगर मैं n की जगह 4 पुट करूं, that means day 4, 1 out of every 200. Sorry, 1 out of every 4. So 1 out of every 4 मतलब 200 का 1/4. Again 50 new particles will be produced. So this will become 250. अब पैटर्न तो आप सबको पता लग ही रहा है, एक प्रॉपर एपी चल रहा है ना. द क्वेश्चन इज व्हेन विल इट बिकम 1000, व्हेन विल इट बिकम 1000, ये पूछा गया हमसे. तो बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, 100, 150, 200 एंड सो ऑन टिल 1000. सो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, आई होप सबको फॉर्मूला पता है. लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, जो भी ये वैल्यू आएगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 19. That means on 19th day there will be 1000 particles. बस हमें यही वैल्यू बतानी थी. 19 is the correct answer. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, it is given that Manu earns 4000 per month and wants to save an average of 550 per month. देखो इसको यूज कर लेते पहले. He wants to save 550 per month in a year. तो मतलब उसकी जो टोटल सेविंग्स होनी चाहिए, दैट शुड बी 550 into 12, which comes out to be 6600. This is what he wants to save in a complete year. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि पहले 9 months his monthly expense was 3500. ओके, तो पहले 9 months की बात कर लेते हैं. 9 months में उसकी इनकम जो है, इनकम इज गिवन एज 4000 पर मंथ एंड हिज एक्सपेंस वाज 3500. सो कहने से his savings would be 500 per month. This is what he was saving per month for 9 months. तो अभी देख लेते हैं 9 months में उसने कितना सेव कर लिया. सो his saving in 9 months, that would be 500 into 9, which is equal to 4500. So now how much is he left with? See, out of 6600 he has saved 4500. That means he still has to save 2100 rupees. अभी 2100 सेव करना बचा है. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? He foresees that 10th month onward his monthly expense will increase to 3700. Okay, now for last 3 months his expenditure becomes 3700. In order to meet his yearly savings target, his monthly earnings should be how much from 10th month onwards. अब आप देखो 2100 उसने सेव करना है लास्ट 3 months में. ओके, दिस शुड बी दी सेविंग्स इन लास्ट 3 months. सो कहने से per month now he should save 2100 by 3, that means 700. Last के 3 months he has to save 700 and he knows that his expenditure is 3700. Savings should be 700. So what should be his income? Now income is expenditure plus savings. So his income for last 3 months, it should be 4400. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी क्वेश्चन था, किया जा सकता था 2 मिनट में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, it is given that working alone times taken by Anu, Tanu and Manu are in the ratio of 5:8:10. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. एक काम करते हैं, पहले से इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं. ए
TM, उनके टाइम का रेशियो गिवन है 5:8:10। तो अगर ये टाइम का रेशियो है, आई होप आप सबको पता है टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1/5, 1/8, 1/10। अभी एफिशिएंसी का रेशियो है 1/5, 1/8, 1/10। बेटर रहेगा कि इसको हम इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5, 8 और 10 का मल्टीपल ले लेते हैं, कोई 40। 40 से अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ओके, सो दीज आर देयर एफिशिएंसीज 8, 5 एंड 4। It is given that they accept a job which they can finish in 4 days, all work together for 8 hours per day. तो देखो बेस्ट क्या रहेगा, मैं मान लेता हूं कि ये जो इनकी एफिशिएंसी है दैट इज पर आवर। मैं यहां लिख देता हूं, ए की एफिशिएंसी है 8 पर आवर, टी की एफिशिएंसी होगी 5 पर आवर और एम की एफिशिएंसी होगी 4 पर आवर। यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। टोटल वर्क वुड बी, टुगेदर दे कैन डू 17 per hour. Okay, so 17 per hour they can do. So in 8 hours they must have done 17 into 8. Okay, this is what they can do per day, and they are working for 4 days, so total work will be into 4. This is the total work. This comes out to be 136 into 4, so that is 400 and 144, 544. This is the total work. Further, it is given, however, A and T they work together for first 6 days, working 6 hours 40 minutes. So पहले तो 6 hours 40 minutes का मतलब हो गया 6 plus 2/3, which is equal to 20/3 hours. और सिर्फ ए और टी की बात हो रही है। आप देखो ए और टी कितना काम कर रहे हैं, ए और टी मिलके काम करते हैं 13 यूनिट्स, राइट? ए एंड टी टुगेदर दे कैन डू 8 plus 5, 13 units per hour. So 13 units per hour. So in 20/3 hours they must have done 13 into 20/3. ये काम ये लोग कर रहे हैं एक दिन में, but they had worked for 6 days. So further into 6. So this comes out to be 3 into 6, which is 260 into 2, 520 units. Now see, 520 units are already done. 520 units are already done. We are left with how much? We are left with only 24 units. Now 24 units कौन कर रहा है? Number of hours Manu will take. Now you can see Manu can do how much? Manu can do 4 units per hour, and he has to do 24 units. So how many hours Manu will take? 24 by 4, that is equal to 6 hours. So Manu will take 6 hours to complete the remaining job. Okay students, I hope ये सबको clear है. Let's see the next question now. Okay, ये question भी काफी easy था. इट इज गिवन ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? आप जीरो ले सकते हो, होल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, नेगेटिव नहीं ले सकते। वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ये हमें निकालना है। ओके, डिस्कस करते हैं। देखो एक चीज आपको गिवन है, ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 6। देखो बेसिकली आपको एक्सट्रीम केस लेने। आप देखो अगर मैं ए की जगह ए की जगह अगर मैं जीरो पुट करता हूं, अगर मैं ए की जगह जीरो पुट करता हूं तो क्या आएगा? वंस यू पुट ए इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ओके, लेट मी राइट इट हियर। इफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन बी विल बी इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब दूसरा एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि बी की जगह जीरो पुट कर दो। बी की जगह अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। दैट्स इट, बस यही दो एक्सट्रीम केसेस निकालने थे हमें। तो जब मैंने ए को जीरो पुट किया, बी 3 आ गया, उस केस में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई। और जब मैंने बी को जीरो पुट किया तो ए 6 आ गया, तो इस केस में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? दैट कम्स आउट टू बी 6। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो एवरेज विल बी 3 plus 6/2, which is equal to 4.5. So 4.5 is the correct answer. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। यार देखो ये क्वेश्चन काफी लोग एग्जाम में नहीं कर पाए थे, रियल टाइम में करना इसको काफी टफ लगा लोगों को। सी इसको करने का बेस्ट तरीका ये है कि
ऊपर और नीचे वाला ये जो लॉग है ना, इनके बीच में अगर आप रिलेशन निकाल पाओ तो हो जाता। आप देखो ऊपर वाला जो लॉग है ना वो नीचे वाले के डबल है। कैसे? देखो log n बेस 4 को अगर मैं x मान लूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, हाफ ऑफ log ऑफ n विद बेस 2 इज इक्वल टू x। तो यहां से देखो log n बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ट्वाइस ऑफ x। तो ऊपर वाला log आप देखो नीचे वाले के डबल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 - 2x डिवाइडेड बाय 3 - x इज लेस देन 0। अब देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो ऊपर वाले में -2 कॉमन लिया तो x -2 आ गया। नीचे वाले में -1 कॉमन लिया तो x -3 आ गया। ये लेस देन 0 है। इसको हम लिख सकते हैं x -2 बाई x -3 इज लेस देन 0। आप सबको पता ही है, तो बेसिक सी इनइक्वालिटी है कि x विल बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अब x की जगह अगर मैं पुट कर दूं log n बेस 4, दिस इज बिटवीन 2 एंड 3। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं log हटाऊंगा तो n इज बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 4 क्यूब। तो n की वैल्यू क्या होगी, 16 से तो बड़ी है मतलब 17 मिनिमम होगी, और 64 से कम है तो मैक्सिमम 63 होगी। तो ये अपने आप में कितनी वैल्यूज हो गई, ये अपने आप में 47 वैल्यूज है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये मेरा मानना एग्जाम में सबसे टफ क्वेश्चन था। टोटल देर आर 75 क्वेश्चंस, 3 marks are awarded for the right answer, 1 mark is deducted for wrong answer, and 1 mark is awarded for unattempted question. Further, it is given Ryan scored a total of 97 marks. पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि R क्वेश्चंस थे जो उसने करेक्ट किए, W उसने रॉन्ग किए, और U उसके अनअटेम्प्टेड थे। तो यहाँ से एक इक्वेशन पहली आ जाएगी, R+W+U, दिस शुड बी इक्वल टू 75। भाई हर एक राइट के 3 नंबर है तो 3R, रॉन्ग का -1 तो -W, और U का +1 तो +U। दिस इज इक्वल टू 97। ये चीजें हमें पता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगली वाली, जो काफी लोग गलत इंटरप्रेट कर गए। अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस है दैट इज हायर देन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अभी याद रहे, अटेम्प्टेड का मतलब है राइट प्लस रॉन्ग, तो वो कह रहे हैं अनअटेम्प्टेड की जो वैल्यू है वो R+W से ज्यादा होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, मतलब मुझे R की वैल्यू को मैक्सिमम करना है। ठीक है, अभी पहले क्या करेंगे, मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब पहली इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे पास आ जाएगा 2 × R -2 × W इज इक्वल टू 22, और मेरे पास R-W की वैल्यू आ जाएगी विच इज 11। तो एक कंडीशन आ गई, एक रिलेशन आ गया मेरे पास R और W में कि उनके बीच में 11 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो अब R-W-U का टोटल तो हमें पता ही है, ये टोटल अपने आप में 75 है। अब मुझे आर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। अब थोड़े केसेस बना के देखोगे तो आपको पैटर्न पता लगेगा। डब्ल्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, डब्ल्यू की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। उस केस में आर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का टोटल 75 है तो ये 64 हो जाएगा। बट क्या आर की ये मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं। आर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो, मान लो मैंने आर को 1 से इंक्रीज कर दिया, तो अगर मैंने आर को 1 से इंक्रीज किया तो डब्ल्यू भी 1 से इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो 11 का ही है। तो अगर ये 12 होगा तो ये 1 हो जाएगा। अब आप देखो कि तीनों का टोटल 75 है, अगर आर को 1 से इंक्रीज करूंगा तो डब्ल्यू भी 1 से इंक्रीज होगा, और अगर दो वैल्यूज 1 से इंक्रीज हो रही हैं तो थर्ड को 2 से डिक्रीज होना ही पड़ेगा। तो मतलब यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 हो जाएगी। एक केस और लेके देखते हैं, अगर इसको मैं 13 ले लूं तो ये 2 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, एंड सो ऑन दिस पैटर्न कंटिन्यूस। अब मुझे देखना आर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, प्रोवाइडेड, याद रहे ये कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए, यू की वैल्यू R+W से बड़ी होनी चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, तीनों का टोटल 75 है, तो आप देखो यू की वैल्यू 75 के हाफ से कम नहीं हो सकती। 75 का हाफ कितना, 37.5 ना। आप इसको 37.5 से कम लेके देखो तो क्या होगा, अगर मैं इसको 37 लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उस केस में ये 38 हो जाएगा।
फिर ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि यू की वैल्यू 37 लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो एक चीज पक्का, यू की वैल्यू 37 से बड़ी होगी, है ना। तो 37 से बड़ी होगी तो कहां तक जा सकते हैं हम? 64, फिर 62, फिर 60 एंड सो ऑन। वी कैन गो मिनिमम ऑफ 38। यू की वैल्यू मिनिमम 38 हो सकती है। बस अब आप ये देख लो कितने केसेस हैं। 64, 38 इवन नंबर्स चल रहे हैं, एपी है विद अ डिफरेंस ऑफ 2। तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे? आप लोग निकाल सकते हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 26 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 26/2, दैट इज 13 + 1, दीज आर 14 टर्म्स। तो यार अगर ये 14 टर्म्स है तो W की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? जीरो से, विद अ डिफरेंस ऑफ 1, तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। 14th टर्म क्या होगा? 14th टर्म विल बी 13। और मुझे पता है R माइनस डब्ल्यू में 11 का डिफरेंस है, तो अगर W की वैल्यू 13 है तो ये कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो R की मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 24। 24 इज द करेक्ट आंसर। देखो अब ये आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है। इट्स जस्ट दैट आई हैव डन इट बिफोर, सो इट्स इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू। एल्स पहली बार जब मैंने भी ये क्वेश्चन किया था तो सही बताऊं तो हो नहीं पा रहा था। टाइम लिमिट में इसको 2-3 मिनट में करना काफी टफ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने सबने पहले भी किए होंगे। कैट 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। इसके सिर्फ तीन ही केस बन सकते हैं, है ना। केस वन में लिख देता हूँ, मतलब अगर ए रेस टू पावर बी की वैल्यू 1 है तो तीन पॉसिबिलिटीज है। या तो हमारा बेस 1 हो, या हमारी पावर 0 हो, या हमारा बेस -1 हो एंड पावर शुड बी इवन, बी शुड बी इवन। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। याद रहे वो इंटीजर वैल्यूज पूछ रहे हैं। तो पहला केस लेते हैं, जब बेस 1 है तो अगर मैं x² - 10 को 1 पुट करूंगा, उस केस में x² की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो क्या ये इंटीजर वैल्यूज देगा? नहीं देगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब मान लो अगर मैं पावर को 0 पुट करता हूं तो x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x - 5 x + 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखो x की दो वैल्यूज आ रही है, -2 एंड 5। ये इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, ये पॉसिबल है। लेट्स सी दी थर्ड केस। हमारा बेस -1 है, तो अगर बेस -1 है तो उस केस में x² की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। x की वैल्यू देखो क्या आ रही है? +-3। तो x की वैल्यू जब +-3 है, बेस तो -1 आ रहा है, क्या पावर इवन आएगी? ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप देखो x की जगह 3 पुट करो या -3 पुट करो, x² तो ऑड आएगा। 3 इंटू, इधर यू टेक 3 और -3, दिस विल डेफिनेटली बी ऑड। और 10 भी, 10 क्या है? 10 अपने आप में इवन है। अब अगर दो वैल्यूज ऑड है और एक इवन है ना, दो ऑड है एक इवन है, तो 100% ये इवन आएगा ही आएगा। तो मतलब ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। तो टोटल इंटीजर वैल्यूज कितनी होगी? देयर आर 4 सच इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन देयर आर 5 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अमित। अमित को मिला के 5 लोग हैं। पॉसिबल मार्क्स आर इंटीजर बिटवीन 0 एंड 50 बोथ इंक्लूसिव। तो उनके जो मार्क्स है वो 0 से लेकर 50 तक है। पांचों की एवरेज गिवन है 38। वेरी इंपॉर्टेंट, तीन लोग ऐसे हैं जिनके स्कोर मोर देन 32 है, एग्जैक्टली 3। तीन ही लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 32 से ज्यादा है। किसी भी दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम नहीं है और अमित के मार्क्स सबसे कम है। हमें अमित के मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस बताना है। ठीक है जी, मान लेता हूँ ये जो मार्क्स है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्योंकि ये मार्क्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो अमित के तो सबसे कम है, तो यहाँ अमित आ जाए। और हमें ये भी पता है कि जो टॉप तीन है उन सबका स्कोर मोर देन 32 है। अब पहले एक काम करते हैं, अमित का मिनिमम स्कोर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर अमित का मिनिमम स्कोर निकालना है तो बाकी चारों लोगों का मैक्सिमाइज कर दें हम स्कोर। तो अगर बाकी चारों का मैक्सिमाइज करना है तो इन तीनों का तो हम ले सकते हैं 50, 49, 48, क्योंकि सबके स्कोर अलग अलग है। तो मैक्सिमम तीन क्या ले सकते हैं? 50, 49, 48। याद रहे इसको अब आप 32 से ऊपर नहीं ले सकते। दिस कैनॉट बी मोर देन 32। मोर देन 32 वाले सिर्फ तीन है, तो इसका मैक्सिमम स्कोर कितना होगा? इसका मैक्सिमम स्कोर 32 हो सकता है ना। ये मैक्सिमम स्कोर 32 हो जाएगा। तो अब अमित का स्कोर आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो हमें इजीली पता लग रहा है। भाई पांच लोग हैं, एवरेज 38 है, तो टोटल तो आ गया ना 190।
190 में से इन चार लोगों का स्कोर माइनस कर दो तो अमित का मिनिमम स्कोर आ जाएगा। तो इन चारों का टोटल देखो कितना आ रहा है, 49 इंटू 3 147 प्लस 32, ये आ गया 179। तो 190 में से 179 चला गया 11, ये अमित का मिनिमम स्कोर है। राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टिल हियर टू एवरीवन। ऐसे ही अब एक काम करते हैं, हम अमित का मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर अमित का मैक्सिमम निकालना है तो एक चीज तो पक्की है, क्योंकि इन तीनों का स्कोर तो 32 से ज्यादा ही है। राइट, अब अमित का अगर आपने मैक्सिमाइज करना है स्कोर, तो आपका एम होना चाहिए कि आप इसको भी मैक्सिमम दो, इसको भी मैक्सिमम दो। देखो, इसको मैक्सिमम क्यों देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसकी जगह मान लो इसको अगर आप 15 दे देते हो, तो फिर आप अमित को 14 दे सकते हो मैक्सिमम। राइट, और मान लो अगर आपने सेकंड लोएस्ट वाले को 20 दे दिया, तो फिर उस केस में आप अमित को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? आप अमित को 19 दे सकते हो। तो अगर आपको अमित का स्कोर बढ़ाना है, तो जो सेकंड लोएस्ट वाला बंदा है ना, उसका स्कोर भी आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। अब सेकंड लोएस्ट वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है? सेकंड लोएस्ट वाला मैक्सिमम 32 ही हो सकता है, बिकॉज देर आर एग्जैक्टली 3 पीपल हु आर गेटिंग मोर देन 32। तो सेकंड लोएस्ट मैक्सिमम कैन बी 32। इन दैट केस मैक्सिमम स्कोर ऑफ अमित कैन बी 31। तो अमित का मैक्सिमम स्कोर 31 हो सकता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। अगर अमित को मैं 31 दे रहा हूं और सेकंड लोएस्ट वाले को 32 दे रहा हूं, तो कितना हो गया? 63 हो गया। तो अगर मैं 190 में से 63 माइनस करूं, तो बाकी तीनों का टोटल कितना आ गया? 127। क्या बाकी तीनों का टोटल 127 हो सकता है, प्रोवाइडेड दे आर स्कोरिंग मोर देन 32? यस, इट इज पॉसिबल। कई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जैसे एक कॉम्बिनेशन तो ये पॉसिबल है, मैं इसको 41 दे दूं, इसको 42 दे दूं, और इसको 44 दे दूं। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो अमित का मैक्सिमम 31 हो सकता है, मिनिमम 11 हो सकता है। इसका डिफरेंस निकालना है हमें, सो डिफरेंस विल बी 20। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो इट इज गिवन दैट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है वो 3 है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट देयर इज अ पॉइंट डी ऑन बीसी, एक पॉइंट है डी ऑन बीसी सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एडीसी का जो एरिया है वो हाफ है। तो मान लो तो डी पॉइंट यहां पर है, और एडीसी का एरिया एबीडी के हाफ है। राइट, तो एडीसी का एरिया अगर x है, तो एबीडी का एरिया कितना है? 2x है। आई होप आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ दो ट्राइंगल हैं, दोनों सेम बेस पे हैं, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो आप सबको पता होगा जो उनके एरिया का रेशियो होगा वही बेस का रेशियो होगा। तो कहने से बेस का जो रेशियो है, मतलब बीडी और सीडी, वो भी 2 और 1 का रेशियो होगा। अब टोटल साइड 3 है, और 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली बीडी विल बी 2 एंड सीडी विल बी 1। अब अगर आप सिर्फ एडीसी ट्राइंगल पे फोकस करो, एडीसी ट्राइंगल पे मुझे एडी की लेंथ निकालनी है। एडी की लेंथ को मैंने मान लिया y, एडी की लेंथ को मैंने ले लिया y, और आपको ये वाला एंगल भी पता है 60 डिग्री। आप सबको पता है, हमने क्लासेस में भी ये चीज करी है, अगर किसी ट्राइंगल में आपको दो साइड और उनके बीच का एंगल पता है, तो वहां से आप एरिया निकाल सकते हो, और कोसाइन रूल से आप थर्ड साइड भी निकाल सकते हो। आई नो टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, आई कैन फाइंड थर्ड साइड यूजिंग कोसाइन रूल। बस अब हम कोसाइन रूल लगा देंगे। cos 60 इज 1/2, इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एडी, एडी को मैंने वाई लिया तो माइनस y² डिवाइडेड बाई 2 into 3 into 1। इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, विल गेट y² इज इक्वल टू 10 - 3 दैट इज 7। y कम्स आउट टू बी √7। तो स्टूडेंट्स, √7 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। इन अ ट्राइंगल एबीसी, AD एंड BE आर एल्टीट्यूड्स। तो एक ये एल्टीट्यूड है, और लेट्स से एक ये एल्टीट्यूड है। लेट मी नेम देम, ABC, AD एंड BE आर एल्टीट्यूड्स। फर्दर इट इज गिवन एंगल BAC इज 45 डिग्री। ये पूरा एंगल अपने आप में 45 डिग्रीज है,
एंगल ए बी सी इज थीटा, ये पूरा अपने आप में थीटा डिग्रीज है, और हमें निकालना है ए डी अपॉन बीई, ए डी अपॉन बीई। ओके, अब देखो, अगर आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ए बी ई पे, ए बी ई पे, ये तो 90 डिग्री है, ये पूरा अपने आप में 45 डिग्रीज, तो कहने से ये वाला एंगल भी 45 डिग्रीज हो जाएगा। और आप सबको पता होगा कि 45 45 90 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इनके सामने वाली साइड्स का रेशियो होता है 1:1:√2। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने ए ई को मैंने ले लिया एक्स, क्योंकि ए ई एक्स है तो बीई भी एक्स हो जाएगा, बीई पूरा अपने आप में एक्स हो जाएगा, राइट। और 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, √2x, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √2 ऑफ एक्स, राइट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसी ट्राइंगल में, नाउ नाउ लुक केयरफुली एवरीबॉडी। अब ये जो ए बी डी ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल, ये भी अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए बी डी, लेट मी राइट इट हियर इन ट्राइंगल ए बी डी। अब अगर मैं यहां साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं, साइन ऑफ थीटा, तो कहने से साइन ऑफ थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या है, ए डी है। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या, 90 के सामने वाला, दैट इज √2x, दैट इज √2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से मैं कह सकता हूं ए डी विल बी इक्वल टू √2x इंटू साइन थीटा। अब आप देखो, आपने ए डी अपॉन बीई निकालना है, ए डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, राइट। और बीई मुझे पता है एक्स के टर्म्स में, बीई कितना लिया था मैंने, एक्स, बीई मैंने लिया था एक्स, तो मुझे एडी और बीई का रेशियो निकालना है। सो नाउ इफ आई डिवाइड देम, यू कैन सी एक्स एक्स गेट्स कैंसिल्ड आउट, आई विल गेट √2 इंटू साइन थीटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, students, so in this question, it is given non-decreasing sequence of n numbers a1 to an is 300. If a1 is replaced by 6a1, new average becomes 600. We have to find number of possible values of a1. अब क्योंकि इसमें given है there are n numbers a1 to an और average is 300, तो टोटल निकाल सकते हैं हम। टोटल will be equal to average into number of terms, that means 300 into n। अब a1 की जगह 6a1 ले लिया, तो we'll get 6a1 plus a2 plus a3 so on till an. This is given to us, average is 400, so total will be 400 into n। देखो अभी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, every term will get cancelled out, right, except a1, so we'll get 5 times a1 will be equal to 100 times n, 5 times a1 will be equal to 100 times n। अब इससे एक चीज तो पक्का है कि a1 20 का मल्टीपल होगा, राइट। अब देखो a1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, a1 की पॉसिबल वैल्यू है 20, 40, 60 एंड सो ऑन। अब कहां तक जा सकते हैं, देखो क्योंकि a1 a2 an इनकी एवरेज 300 है, क्योंकि एवरेज 300 है तो a1 जो है ना वो 300 से बड़ा नहीं हो सकता। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 300 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने देखो a1 को 300 से बड़ा लिया, इफ यू टेक a1 लेट्स से टू बी 320, तो जो बाकी सारे टर्म्स है a2 a3 एंड सो ऑन, ऑल ऑफ देम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 320। a2 भी 320 या 320 से बड़ा होगा, a3 भी 320 या 320 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि डिक्रीज नहीं हो सकता, तो डिक्रीज नहीं हो सकता तो मतलब क्या हुआ, बाकी सारे टर्म्स 320 के या तो बराबर होंगे या 320 से बड़े होंगे। तो यार अगर सारे ही टर्म्स 300 से बड़े हैं, अगर सारे टर्म्स 300 से बड़े हैं, तो एवरेज 300 नहीं हो सकती है। दैट मीन्स a1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a1 की मैक्सिमम वैल्यू 300 हो सकती है। 300 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं सारे टर्म्स को 300 ले सकता हूँ, मान लो ये भी 300 है,
ये भी 300 है, ये भी 300 है, ऑल दी नंबर्स आर 300, तो क्या होगा? तो एवरेज 300 हो जाएगी। तो 300 एक पॉसिबल वैल्यू है। अब कई लोगों ने एग्जाम में क्या किया, सारे केसेस कंसिडर कर लिए और आंसर 15 मार्क कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, अब आपको मिनिमम वैल्यू भी चेक करनी चाहिए थी। क्या 20 पॉसिबल है? देखो 20 पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू टेक a1 इज इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ n की वैल्यू 1 होगी। अब क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है? n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 1 का मतलब है देर इज ओनली वन टर्म विच इज 20, देन हाउ कैन एवरेज बी 300? अगर एक ही टर्म है और वो 20 है तो एवरेज 300 नहीं हो सकती। दैट मीन्स 20 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्या 40 पॉसिबल है? चेक करते हैं। अगर मैं 40 लेता हूं a1 की जगह, इसका क्या मतलब हुआ? इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2। सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स देयर आर टू टर्म्स, एवरेज इज 300। भाई अगर दो टर्म्स हैं जिनमें से एक टर्म 40 है, दूसरा टर्म a2 है, एवरेज इज 300, सो दैट मीन्स टोटल विल बी 600। तो अभी देखो A2 कितना आ जाएगा? अभी A2 आ जाएगा 560। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अपने आप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर A1 की वैल्यू 40 है तो A2 की वैल्यू 560 है, तो ये अपने आप में फिजिबल है। सो देर इज ओनली वन टर्म विच इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज 20। तो बाकी सारे टर्म्स पॉसिबल है। ये टोटल कितने टर्म्स है? 15 है। 15 टर्म्स में से वन ऑफ द टर्म्स इज नॉट पॉसिबल, सो आंसर विल बी 14 टर्म्स। 14 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये अपने आप में इजी क्वेश्चन था, ये आप सब लोगों ने कर लिया होगा। देयर आर टू शिप्स, दे मीट मिड ओशन, वन गोज टुवर्ड्स साउथ, अदर गोज टुवर्ड्स वेस्ट। तो लेट्स से इस पॉइंट पे वो मीट करते हैं। एक चली गई वेस्ट पे, दूसरी चली गई साउथ पे, एंड 2 आवर्स लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 घंटे बाद, वो है 60 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, स्लोअर शिप की स्पीड को मैंने एक्स मान लिया। स्पीड ऑफ स्लोअर शिप आई एम टेकिंग इट टू बी एक्स किलोमीटर्स पर आवर। तो जो फास्टर वाली है, दैट वुड बी एक्स प्लस 6 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन इज गिवन, देन द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर ऑफ द स्लोअर शिप। अभी ये जो डिस्टेंस है उनके बीच का 60, ये कब का है? ये 2 घंटे का है, 2 घंटे का। तो 2 घंटे में ये वाली शिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इन 2 आवर्स स्लोअर शिप विल ट्रेवल 2x किलोमीटर्स, फास्टर विल ट्रेवल 2x प्लस 12 किलोमीटर्स पर आवर। बस अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो विल गेट ट्वाइस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर। वैसे तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, ले ही लो पहले ना। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। आप चाहो तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, एल्स अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है, 3 4 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है। हाइपोटेन्यूज की जगह वी हैव, हाइपोटेन्यूज की जगह वी हैव 30, राइट? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम इन तीन टर्म्स में। तो 30 दिया हुआ है हमें एक तरीके से हाइपोटेन्यूज की जगह। 5 into 6 is 30, so this will be also 6 times 18 and this will also be 6 times, that is 24। तो क्या दोनों में 6 का डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 18। स्लोअर वाले की स्पीड पूछी थी, सो 18 विल बी द करेक्ट आंसर। 18 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। Okay, now in this question it is given number of integers greater than 2000 that can be formed using digits 0 to 5 using each digit at most 1। देखो at most का बेसिकली मतलब हो गया repetition is not allowed। तो या तो मैं 4 डिजिट वाले नंबर बना सकता हूँ, या मैं 5 डिजिट वाले भी बना सकता हूँ, या मैं 6 डिजिट वाले बना सकता हूँ। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। तो ऐसी अगर मैं 4 डिजिट वाले नंबर बनाता हूँ, तो ऑब्वियस बात है जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद हाउ मेनी प्लेसेस? It can be filled with how many possibilities? On the first place you cannot have a zero, you cannot have a one, right? क्योंकि हमें 2000 से बड़े वाले नंबर चाहिए। So for the first place we have 4 possibilities। अभी देखो एक डिजिट यूज कर लिया,
एक डिजिट यहां यूज हो जाएगा. How many digits we are left with now? Now we are left with 5 digits and 3 places. 5 digits, 3 places, repetition is not allowed. So this can be filled in 5 ways, this can be filled in 4 ways, and this can be filled in 3 ways. तो ये कितना आ गया? 4 into 5 into 4 into 3. This comes out to be 240. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. इतना बेसिक सबको आना चाहिए. ओके, 5 डिजिट. अभी देखो 5 डिजिट का तो मैं कोई भी नंबर बना लूं, वो 2000 से तो बड़ा ही होगा. Now the only restriction I have is first digit cannot be 0. So that means first place can be filled in 5 ways. Now, once this place is filled, we have 5 digits and 4 places. 5 digits, 4 places. So 5 ways, 4 ways, 3 ways, and 2 ways. This is basically 5 into 5 factorial. 5 into 5 factorial मतलब 5 into 120, so 600. ऐसे ही हम 6 digit का भी कर लेंगे. The only restriction again we have is first digit cannot be 0, so first place can be filled in 5 ways. Now 5 digits and 5 places, so we'll have 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is again 5 into 5 factorial, which is 600. Adding all of them, we'll get 1440. 1440 is the correct answer. ठीक है students, easy question है. I hope सबको clear है. Okay, let's see the next question now. Okay, in the question it is given, for some natural number n, assume that 15,000 factorial is divisible by n factorial का factorial, largest possible value of n. देखो एक चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि a factorial b factorial से कब डिवाइड होगा. सिंपल सी बात है, a factorial b factorial से हमेशा डिवाइड होगा if a is greater than b. है कि नहीं भाई? बड़ा वाला फैक्टोरियल छोटे वाले फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड होगा. तो a फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाय b फैक्टोरियल इन एनी केस इफ a इज ग्रेटर देन b. बस यही कंडीशन यूज करनी थी. तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि 15,000 फैक्टोरियल इट विल बी डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल? इसका क्या मतलब हुआ? ये पॉसिबल कब होगा? इट इज ओनली पॉसिबल इफ 15,000 इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल. तो बस अब मुझे n की सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी. देखो बेटर तो क्या रहेगा, सीधा ऑप्शन यूज कर लो, क्योंकि आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है. सो यूज द ग्रेटेस्ट ऑप्शन. क्या 7 सेटिस्फाई करेगा इसको? देखो 15,000, इज इट ग्रेटर देन 7 फैक्टोरियल? यस, इट इज ग्रेटर देन 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल अपने आप में कितना है? 5040. तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. सो 7 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. Okay, now in this question it is given fx is a quadratic polynomial such that f of x is greater than equal to 0. पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं. f of x is greater than equal to 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी. और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ये एक पैराबोला बनेगा, राइट? एंड इट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस. इट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर कट करेगा तो दैट मींस फंक्शन कभी ना कभी 0 से कम भी होगा. सो इट विल बी ईदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. आई होप ये सबको पता है. इसका मतलब है कि या तो पैराबोला ऐसे बनेगा हमें, इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस, और इट विल टच द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट. ये मतलब होता है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब. ओके, एनीवे इट इज गिवन दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. दैट मींस इट विल बी अ पैराबोला विच विल टच एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2. तो ये पैराबोला बनेगा. अब ये एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसके दोनों रूट्स 2 है. इसके दोनों रूट्स 2 है. तो आई होप आप सबको पता है कि बेसिक क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स है, अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर अल्फा और बीटा उसके रूट्स है. अब यहाँ पर दोनों ही रूट्स 2 है, राइट? इसका मतलब है दोनों रूट्स 2 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज बेसिकली a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, और यू कैन से इट इज ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर. ये हमारा फंक्शन है. बस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है. इट इज गिवन दैट एफ ऑफ 4 इज 6. मतलब जब x की वैल्यू 4 आएगी तो फंक्शन की वैल्यू 6 है, तो x की जगह 4 पुट कर देंगे हम यहाँ पर. सो विल गेट a इंटू
ए इंटू 4 - 2 मतलब ए इंटू 4 - 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4a इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू आ गई 3/2। अब क्योंकि ए की वैल्यू 3/2 है तो फंक्शन आ गया हमारे पास, फंक्शन इज 3/2 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है जब x - 2 है। सो पुट x इज इक्वल टू -2, यूल गेट 3/2 -2 -4 का स्क्वायर, दैट इज 16। सो आंसर कम्स आउट टू बी 24। 24 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, students. Now, in this question, it is given Mr. Pinto invests 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10% and remaining at 1%। पहले तो देखो बेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि वो 1/3 और 1/5 की बात कर रहे हैं, तो हम 3 और 5 का मल्टीपल ले लेते हैं। सो आई टेक प्रिंसिपल टू बी 1500। यू कैन टेक 15 ऑल्सो, यू कैन टेक 15,000, जो आपका मन है। 1/5 ऑफ कैपिटल मतलब क्या हुआ, 1/5 मतलब 300, 300 एट द रेट ऑफ 6%। 1/3, 1/3 मतलब 500 एट द रेट ऑफ 10%। एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना हो गया, 1500 में से 300 और 500 चला गया, वी आर लेफ्ट विथ 700, 700 एट द रेट ऑफ 1%। ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरेस्ट टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। कितने साल लगेंगे कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए या प्रिंसिपल से ज्यादा हो जाए। तो पहले काम करते हैं, इनका ईयरली इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 300 का 6% दैट इज 18, 500 का 10% दैट इज 50, 700 का 1% दैट इज 7। सो दिस कम्स आउट टू बी 50 प्लस 18 प्लस 7 दैट इज 75 रुपीज। सो 75 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा 1 सालों में। हमें चाहिए इट शुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल। सो हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक, इट विल टेक 1500 बाय 75, it will take 20 years। So students 20 is the correct answer। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आई होप ये सबको क्लियर है। Okay students, so let us discuss this question। Now there were 4 candidates, 80% of the registered voters casted their votes। One of the candidates received 30% of the casted votes। Other 3 candidates received the remaining casted votes in the ratio of 1:2:3। एक काम करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम दैट रजिस्टर्ड वोटर्स वर 100x, 80% of this value casted their votes। So 80% matlab 80x casted their votes। Now one of the candidates received 30% of this value, which is 24x, remaining how much, 56x। Now this 56x is to be divided in the ratio of 1:2:3। Now see, the problem here is you cannot divide 56 in the ratio of 1:2:3। मतलब वैल्यू जो है वो आपकी फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगी, क्योंकि 56 is not a multiple of 6। Now see 56 is even, but I want it to be a multiple of 6। तो बेटर क्या रहेगा कि मैं 3 का मल्टीपल ले लूं, मतलब आई टेक ऑल दी वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 3। तो सारी चीजों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट्स से देयर आर 300x रजिस्टर्ड वोटर्स। ओके, दीज आर रजिस्टर्ड वोटर्स। तो इसका 80% पीपल कास्टेड देयर वोट्स, तो इसका 80% कितना गया, 240x। Now, one of the candidates received 30% of this value, 30% of 240x is 72x। तो बचा कितना, बचा 168x। Now 168x is to be divided in the ratio of 1:2:3, which can be easily divided। 168 को अगर आप 6 से divide करो, you will get 28। So this person will get 28x, second will get 56x, and third will get 84x। Now remember, there are 4 people, these are their values, one of them is getting 72, 28, 56 and 84। So in the question it is given, winner gets 2512 more than the candidate with the second highest votes। हाईएस्ट किसके हैं, 84x के, सेकंड हाईएस्ट है 72x के। इनका डिफरेंस हमें गिवन है, तो यहां से 12x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2512, और x की वैल्यू आ जाएगी 2512/12। अब याद रहे हमें क्या निकालना, हमें निकालना है रजिस्टर्ड वोटर्स। रजिस्टर्ड वोटर्स आर 300x। सो 300
into 2512 by 12, right? This is 25. 25 into 2512, 62500 and 300. So 62800. This should be the answer. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है. थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है बट डूएबल था. ओके, आगे बढ़ते हैं. Okay, now in this it is given that for all integers there are two functions f and g. F of x plus f of x minus 1 minus 1 is equal to 0. G of x is x square. F of x square minus x is 5. Find the value of f of g of 5 plus g of f of 5. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखो, g ऑफ 5 निकालना तो बहुत आसान है ना. g ऑफ 5 निकालना बहुत इजी है. x की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं तो g ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज 25. तो बेसिकली ये वाली चीज तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ जी ऑफ 5 का मतलब हो गया एफ ऑफ 25. राइट, दिस इज एफ ऑफ 25. अब चैलेंज क्या मान ले, एफ ऑफ 5. अब एफ ऑफ 5 निकाल पाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा. ठीक है. अच्छा, यहां से तो एक चीज हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. अच्छा, इस फंक्शन को देखो कैसे यूज कर सकते हैं. अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करूं तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 5. मैंने x की जगह 0 पुट किया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 5. ठीक है. अब मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया इस फंक्शन में. क्यों x की जगह 1 पुट कर दिया? क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो है, तो मेरे पास एफ ऑफ 1 आ जाएगा. आई कैन से दैट एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, तो दिस इज इक्वल टू 1. तो यहां से मेरे पास एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू आ गई. एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 4. सी नाउ आई हैव एफ ऑफ 0 एज 5. आई ऑल्सो हैव एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4. अब इसी फंक्शन को यूज करके मैं एफ ऑफ 2 भी निकाल सकता हूं. अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, आई विल गेट एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 मैं पहले ही निकाल चुका हूं, दैट इज माइनस ऑफ 4. दिस इज इक्वल टू 1. तो यहां से आप देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी. एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 4 दैट इज 5. ओके, आई एम गेटिंग एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5. ऐसे ही आप देखो एफ ऑफ 3 भी निकाल सकता हूं मैं. एफ ऑफ 3 भी निकाल सकता हूँ. एक्स की जगह 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, दिस इज इक्वल टू 1. यहां से मेरे पास आ गया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू अगेन माइनस 4. तो यू कैन सी देयर इज अ पैटर्न हियर, राइट? आई होप सबको पैटर्न नजर आ रहा है. 5 - 4, 5 - 4, हर बार यही चल रहा है. इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जब जब इवन है ना, जब जब आपने फंक्शन निकालना है इवन वैल्यूज का, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 एंड सो ऑन, यू आर गेटिंग 5. और जब जब आपने निकालना है ऑड का, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 5 एंड सो ऑन, यू आर गेटिंग नेगेटिव ऑफ. बस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है. सो दिस वी गॉट एफ ऑफ 25. नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज g ऑफ एफ ऑफ 5. अब एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ 5 की वैल्यू -4 होगी. तो आई हैव टू फाइंड g ऑफ -4. दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट. एफ ऑफ 25, आपको पता ही है जब जब हम फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 5, वी आर गेटिंग -4. सो अगेन दिस विल ऑल्सो बी -4. g ऑफ -4 का मतलब क्या हो गया? x की जगह -4 पुट कर दें यहाँ पर. x की जगह -4 पुट किया तो g ऑफ -4 इज -4 का स्क्वायर. -4 का स्क्वायर इज 16. सो दैट वुड बी द आंसर. 12 is the correct answer. Okay, students, let's see the next question now. Okay, now see, this is one of those questions which I guess should have been left out initially. Okay, बाद में अगर टाइम बचता है तो ठीक है, अगर अदरवाइज इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं था शुरू में. मतलब बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ही लेंदी था. इट इज गिवन देयर इज एन एपी and an denotes the sum of first n terms of this progression. Now this is what we have to find. इसका मतलब आई गेस सबको पता ही है. इसका मतलब है हमें a1 प्लस a2 प्लस a3 निकालना है टिल a25. जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको 1/25 से मल्टीप्लाई भी करना है. पहले हम देख लेते हैं a1 की वैल्यू क्या है. देखो a1 का मतलब क्या हो गया? पहले टर्म का सम, मतलब 3 आ जाएगा. a2 का मतलब क्या हो गया? पहले दो टर्म्स का सम. पहले दो टर्म्स का सम. तो पहले दो टर्म्स का सम कितना हो गया? 3 + 7 दैट इज 10. ऐसे ही a3 का मतलब क्या हो गया? पहले तीन टर्म्स का सम. 3 + 7 + 11. 3 + 7 + 11 इज कमिंग आउट टू बी 21. एक काम करते हैं, इसका अगला टर्म भी देख लो. क्या अगला टर्म 15 होगा? तो अगर मैं a4 की बात करूं, a4 का मतलब हो गया पहले चार टर्म्स का सम. तो पहले चार टर्म्स का सम देखो कितना आ रहा है? 10.
11 is 21 प्लस 15 36 आ गया, एंड सो ऑन, ये सीरीज चल रही है। अब क्या निकालना है वो देख लेते हैं। हमें निकालना है समेशन ऑफ ए एन फ्रॉम 1 to 25। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। A1 plus A2 plus A3 एंड सो ऑन टिल A25, इसका जो भी सम आएगा, फर्दर इसकी एवरेज आप लोग कह सकते हो, इसकी एवरेज मतलब इंटू 1/25, मतलब इन सब टर्म्स की एवरेज, ये चीज हमें निकालनी है। अब देखो इसका समेशन, पहले 25 टर्म्स का अगर आपने समेशन करना है तो आपको इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जनरल टर्म निकालने के कई मेथड है, लेकिन मैं आपको एक छोटा मेथड बताता हूँ। आप देखो कि अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 7 का है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 11 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 15 का है। आप देख सकते हो जैसे ही आपने पहला डिफरेंस लिया, राइट, वंस यू फाउंड द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, कहने से ये एक अपने आप में एपी बन गया। ये चीज अपने आप में एक एपी, जो हमने डिफरेंसेस लिए हैं वो अपने आप में एपी है। अगर आपके डिफरेंस एपी में आ रहे हैं, इसका मतलब होता है जो आपका जनरल टर्म होगा ना, वो किसी स्क्वायर के रिलेटेड होगा। इट विल बी अ क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ अ जनरल टर्म। तो मतलब ये जो भी मेरे टर्म्स हैं, 3, 10, 21, 36, इनका जो जनरल टर्म है वो क्वाड्रेटिक के रिलेटेड होगा, मतलब स्क्वायर के रिलेटेड होगा। अब देखो जनरल टर्म निकालने का बेस्ट मेथड क्या रहेगा? अगर मान लो मैं 1 का स्क्वायर लेता हूं, क्योंकि ये पहला टर्म है और ये स्क्वायर के रिलेटेड होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2, राइट। ऐसे ही 10 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा ये। अगर इसकी जगह मैं लेता हूं 3 का स्क्वायर, तो आई गेट +12। ऐसे ही अगर मैं यहां लेता हूं 4 का स्क्वायर, सो आई गेट 20। नाउ सी, इफ यू आर गुड विद नंबर्स, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि दिस थिंग इज बेसिकली 1 स्क्वायर प्लस 1 into 2। थोड़ा टफ है ऐसे करना, बट ये काफी जल्दी आप इससे फिगर आउट कर सकते हो। सेकेंड टर्म कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 3। सिमिलरली थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 3 into 4। एंड आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न, 4 स्क्वायर प्लस 4 into 5। तो अगर आप ध्यान से देखो जनरल टर्म क्या बन रही है, जनरल टर्म यहां पर बन रही है टी एन विल बी इक्वल टू एन का स्क्वायर प्लस n into n+1 प्लस n into n+1, राइट। ये हमारी जनरल टर्म बन जाएगी। तो ये जनरल टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो n स्क्वायर प्लस n into n+1 विल फाइनली बिकम ट्वाइस ऑफ n का स्क्वायर प्लस n। ये मेरे पास जनरल टर्म आ गई, राइट। अब आप सबको पता ही है हमें क्या करना है, हमें इसका समेशन निकालना है। हमें इसका समेशन निकालना है फ्रॉम 1 to 25। तो समेशन का फॉर्मूला पुट कर दो। एन स्क्वायर समेशन क्या होता है? एन स्क्वायर समेशन होता है n into n+1 into 2n+1/6, राइट। ये होता है समेशन का फॉर्मूला। समेशन ऑफ एन क्या होता है? समेशन ऑफ एन होता है n into n+1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अब मैं n की जगह 25 पुट करूंगा, तो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 25, ये टोटल मेरे पास आ जाएगा, राइट। दिस टोटल आई एम गोइंग टू गेट। अब देखो n की जगह आप 25 पुट करो, और इसमें काफी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फाइनली मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 into 455। दिस इज वॉट यू विल गेट, 25 into 455, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, फर्दर डिवाइडेड बाय 25। सो आंसर कम्स आउट टू बी 455। 455 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो यार, ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन लेफ्ट आउट। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप जो भी हमने किया आप सबको क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस आई विल एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन।